वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम पार्ट 5 के चैप्टर 4 के तहत सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में टोटल 5 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, सुप्रीम कोर्ट और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग शामिल हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट, पावर्स, जुरिस्डिक्शन और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझेंगे, जो एसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पार्ट 5 के चैप्टर 4 में पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में टोटल 5 चैप्टर्स होते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 टू 78, पार्लियामेंट आर्टिकल 79 टू 122, प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 टू 147 और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग। इस लेक्चर में हम सुप्रीम कोर्ट को डिटेल में कवर कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। ओरिजिनली लिखा गया था कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जजेस होंगे। आज के टाइम पे स्ट्रेंथ बढ़ाकर एक चीफ जस्टिस और 33 जजेस हो गई है। सारे जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जजेस की मैक्सिमम रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स है, लेकिन कोई मिनिमम एज कंडीशन नहीं है। कंपेयर करें तो लोकसभा एमपी के लिए मिनिमम एज 25, राज्यसभा के लिए 30 और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर के लिए 35 होती है। एलिजिबिलिटी के लिए इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है और साथ ही 3 में से एक कंडीशन फुलफिल करनी होती है। 1. किसी हाई कोर्ट का 5 इयर्स तक जज रहना। 2. किसी हाई कोर्ट में 10 इयर्स एडवोकेट प्रैक्टिस करना। या 3. प्रेसिडेंट के नज़र में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट माना जाना। ये लास्ट ऑप्शन बहुत रेयर न्यूज़ होता है। रिमूवल ऑफ जजेस आर्टिकल 124(4). जजेस को सिर्फ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पे रिमूव किया जा सकता है। रिमूवल प्रोसीजर आर्टिकल 124(4) और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में लिखा गया है। प्रोसेस ऐसे होता है, लोकसभा में मोशन इंट्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 100 एमपीज़ की सिग्नेचर चाहिए और राज्यसभा में 50 एमपीज़ की। उसके बाद एक जजेस इंक्वायरी कमेटी बनती है, जनरली 3 जजेस की। अगर कमेटी गिल्ट प्रूव करती है तो मोशन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पास होता है विद स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर दोनों हाउसेज पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट जज को रिमूव कर देते हैं। अब तक किसी सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल नहीं हुआ है। 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ मोशन आया था, लेकिन पास नहीं हुआ। सैलरी एंड अलाउंसेस आर्टिकल 125। जजेस की सैलरी और अलाउंसेस पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ये पैसा चार्ज्ड एक्सपेंडिचर के अंडर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है, इसीलिए सैलरी पे वोटिंग नहीं होती। सैलरी और इमोल्यूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के 2nd शेड्यूल में मेंशन्ड है और ओथ 3rd शेड्यूल में। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर का मतलब है कि सैलरी और अलाउंसेस इंडिपेंडेंट रखे गए हैं ताकि जजेस इम्पार्शियल काम कर सके। एक्टिंग और एडहॉक जजेस आर्टिकल 126 टू 128। आर्टिकल 126 कहता है, अगर चीफ जस्टिस एब्सेंट है या पोस्ट वेकेंट है तो प्रेसिडेंट किसी सीनियर मोस्ट जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकते हैं। आर्टिकल 127 एडहॉक जजेस के बारे में है। अगर कोरम कंप्लीट नहीं होता तो प्रेसिडेंट किसी हाई कोर्ट से जजेस बुलाकर टेम्परेरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर सकते हैं। आर्टिकल 128 रिटायर्ड जजेस के अटेंडेंस के बारे में है। चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट की अप्रूवल से रिटायर्ड जजेस को स्पेसिफिक केसेस के लिए वापस बुला सकते हैं, जैसे अगर उनका पहले का एक्सपीरियंस किसी केस में रेलेवेंट हो। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129। सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब जो भी डिसीजंस और ऑर्डर्स ये पास करता है वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड होते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने का भी पावर होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का सिग्निफिकेंस वही है जो पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स के रिकॉर्ड का होता है, मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो ऑफिशियल रिकॉर्ड माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129।
सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब उसके डिसीजंस और ऑर्डर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और फ्यूचर केसेस में रेफरेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसका एक और इनहेरेंट मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए किसी को पनिश कर सकता है। कंटेम्प्ट का मतलब होता है कोर्ट के अथॉरिटी को इग्नोर करना या उसका मजाक बनाना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को किसी दिन कोर्ट में अपीयर होने को कहा है और वो नहीं आता, तो वो कंटेम्प्ट माना जाएगा और उसे पनिश किया जा सकता है। वेलकम सीट ऑफ दोस्तों, सुप्रीम आज के कोर्ट इस वीडियो में आर्टिकल हम कॉन्स्टिट्यूशन 130। के लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस या ब्रांचेस दूसरे शहरों में भी बनाए जा सकते हैं, जैसे मद्रास या नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन ऐसा करने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन लेना ज़रूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से बिना परमिशन के ऐसा नहीं कर सकता। ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131। सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब है कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट हो या दो स्टेट्स के बीच कोई डिस्प्यूट हो, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। ये ज्यूरिस्डिक्शन एक्सक्लूसिव होती है, मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे डिस्प्यूट्स को सुन सकता है, किसी और कोर्ट का इसमें रोल नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स में सुप्रीम कोर्ट का रोल सेंट्रल होता है। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 132, 133, 134। सुप्रीम कोर्ट की अपीलिएट जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में होती है। आर्टिकल 132 कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए, आर्टिकल 133 सिविल मैटर्स के लिए और आर्टिकल 134 क्रिमिनल मैटर्स के लिए अपीलिएट जुरिस्डिक्शन डिफाइन करता है। मतलब अगर किसी केस में लोअर कोर्ट का डिसीजन पसंद ना आए तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ फेडरल कोर्ट आर्टिकल 135। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट की जगह ली थी। पहले फेडरल कोर्ट ही हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी थी। आर्टिकल 135 के तहत फेडरल कोर्ट के पावर्स सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर हो गए हैं। स्पेशल लीव टू अपील आर्टिकल 136। अगर किसी केस में हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जस्टिस नहीं मिल रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल लीव अपील मांगी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट डिस्क्रिशन से डिसाइड करता है कि केस को सुनना है या नहीं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट पर कोई बाइंडिंग नहीं होती कि वो हर केस को ले। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 137। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स और ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकता है। ये जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज को फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट डिक्लेयर कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है। इंडिया में जुडिशली इंटीग्रेटेड है, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों किसी भी लॉ को रिव्यू कर सकते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 138। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बढ़ा सकता है, खासकर यूनियन लिस्ट के मैटर्स में। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को और अधिक पावर्स दी जा सकती हैं ताकि वो देश के लिए ज़रूरी केसेस को हैंडल कर सके। पावर टू इशू डिक्रीज एंड ऑर्डर्स आर्टिकल 139। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के द्वारा एडिशनल पावर्स मिल सकती हैं विट्स इशू करने के लिए, जो आर्टिकल 32 के अलावा होते हैं। आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर विट्स दिए जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 139 में सुप्रीम कोर्ट को और भी विट्स देने का अधिकार मिल सकता है। एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 140। एंसिलरी पावर्स का मतलब एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट्री पावर्स होते हैं जो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है ताकि वो अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। बाइंडिंग नेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस आर्टिकल 141। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सभी कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होते हैं। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर या जजमेंट दिया है तो उसे पूरे देश के कोर्ट्स को फॉलो करना होता है। इसे हम याद रखने के लिए कह सकते हैं, 1 and 1 हैव बाउंड 4। इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस देने के लिए कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है। ये पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तेलंगाना की गाची बावली फॉरेस्ट्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी पिटीशन ये खुद एक्शन लिया और इलीगल ट्री कटिंग रोक दी। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143। प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने का अधिकार दिया गया है, जिसे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। ये पावर बहुत रेयर यूज होती है। रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू ने इस पावर का यूज किया था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवाल पूछे थे। ये मामला तमिलनाडु गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच चल रहे टसल से जुड़ा था।
एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। ये एडवाइस दो तरह के मामले में दी जाती है, एक तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी से रिलेटेड मामले और दूसरा जनरल पब्लिक के मामले। प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेना ज़रूरी होता है, लेकिन जनरल पब्लिक के मामले में ये ज़रूरी नहीं होता। ये पावर बहुत रेयर यूज़ होती है। रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पावर का यूज़ किया था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवाल पूछे थे। ये मामला तमिलनाडु गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच चल रहे टसल से जुड़ा था। सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 144। आर्टिकल 144 कहता है कि भारत के सभी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज जैसे ट्रिब्यूनल्स, कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एक्सेट्रा सुप्रीम कोर्ट को मदद करने के लिए ऑब्लिगेटेड हैं। मतलब ये अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इन्फोर्स करने में मदद करती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट के इफेक्टिव फंक्शनिंग को इंश्योर करता है। कोलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। कोलेजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, लेकिन ये सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए यूज़ होता है। इस सिस्टम में जजेस खुद अपने सक्सेसर्स को अपॉइंट करते हैं। ये सिस्टम इंडिया में यूनिक है, जहां जुडिशरी अपने ही मेंबर्स को अपॉइंट करती है। इस वजह से पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच टसल भी हुआ है। कोलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ है थ्रू वेरियस सुप्रीम कोर्ट केसेस, जैसे SP गुप्ता केस, फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस। इन केसेस में ये डिसाइड हुआ कि प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस की एडवाइस लेना ज़रूरी है और वो एडवाइस बाइंडिंग होता है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड NJAC। पार्लियामेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की कोशिश की, जिसका पर्पस था जजेस के अपॉइंटमेंट में जुडिशरी का रोल कम करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कोलेजियम सिस्टम को ही वैलिड माना। कोलेजियम में चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस शामिल होते हैं जो जजेस के अपॉइंटमेंट्स डिसाइड करते हैं। रेंज ऑफ आर्टिकल्स फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस आर्टिकल 124 से 147 तक हैं, जो याद रखना इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जाम में ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकें। हाई कोर्ट के प्रोविजंस आर्टिकल 214 से 233 तक हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में कोलेजियम सिस्टम दोनों जगह सेम तरह से काम करता है। डिफरेंसेस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होती है, जबकि हाई कोर्ट जजेस के लिए 62 ईयर्स होती है। क्वालिफिकेशन में भी थोड़ा फर्क है। हाई कोर्ट जजेस के लिए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का क्राइटेरिया नहीं होता। हाई कोर्ट जजेस बनने के लिए 5 ईयर्स हाई कोर्ट जज रहना न 10 ईयर्स एडवोकेट प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड कॉमन हाई कोर्ट्स। 1956 में 7th अमेंडमेंट के थ्रू हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन मल्टीपल स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज तक एक्सटेंड करने का प्रोविजन दिया गया। आर्टिकल 230 के तहत कुछ यूटीज अपने अलग हाई कोर्ट्स नहीं रखते हैं, बल्कि किसी स्टेट के हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। जैसे अंडमान निकोबार कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर आता है, लक्षद्वीप केरला के अंडर और चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर। ये अमेंडमेंट कॉमन गवर्नर के कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट करता है। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी। पार्ट 6 में सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। हाई कोर्ट के पास अपने जुरिस्डिक्शन के अंडर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पर सुपरवाइजरी अथॉरिटी होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज बनने के लिए 7 इयर्स जुडिशियल ऑफिस या एडवोकेट का एक्सपीरियंस चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, लेकिन हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। गवर्नर सिर्फ हाई कोर्ट जजेस को ओथ दिलाता है। करंट स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 33 जजेस हैं। भारत के 25 स्टेट्स के पास अपने हाई कोर्ट्स हैं। दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर के पास भी कोर्ट्स हैं, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरीज हैं। बाकी यूटीज के पास अपने अलग हाई कोर्ट्स नहीं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में भेजो। SSC प्रेप के लिए बेस्ट ऑफ लक।